अस्सलाम वालेकुम। ब्लो रूम के हवाले से पिछली वीडियोस में ब्लो रूम में जितने भी जोन्स होते हैं, जिनमें टेल ओपनिंग जोन, प्री क्लीनिंग या कोर्स क्लीनिंग जोन, ब्लेंडिंग या मिक्सिंग जोन और फाइन क्लीनिंग जोन, इन सारे जोन्स की मुख्तलिफ मशीन्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। ये नॉर्मल इंस्टॉलेशन होती है ब्लो रूम की। इसके साथ साथ कुछ और मशीनें भी और कुछ और इंस्टॉलेशन भी शामिल हो सकती है ब्लो रूम में, जो कि डस्ट रिमूवल के लिए स्पेशल कोई मशीन हो सकती है, फॉरेन मटेरियल सेपरेशन के लिए हो सकती है, या फिर मेटल और फायर को डिटेक्ट करके रिमूव करने की इंस्टॉलेशन हो सकती है, ये मशीन हो सकती है। तो इसमें आज हम इस वीडियो में जो जिस मशीन को डिस्कस करेंगे वो है डस्ट रिमूवल की मशीन। तो जैसा कि हमें पता है कि कॉटन नेचुरल फाइबर है, इसमें पिकिंग से लेके जिनिंग तक मुख्तलिफ मराहल पे डस्ट वगैरह शामिल हो जाती है, जिसको रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो ऑल्दो के जिनिंग तक डस्ट कम होती है, लेकिन जिनिंग के दौरान या जिनिंग के बाद जो बाकी जब प्रोसेसिंग में कॉटन आती है तो बीटिंग एक्शन के नतीजे में जो क्रैश वगैरह जो फॉरेन मैटर होता है वो बीटिंग एक्शन के नतीजे में उसका साइज़ कम होता जाता है। तो ये एक टेबल हमने पहले भी देखा था कि अगर ट्रैश का साइज़ जो है वो 500 माइक्रोमीटर से ज़्यादा हो तो हम उसको ट्रैश कहते हैं। यही साइज़ अगर 50 से 500 माइक्रोमीटर हो जाए तो हम इसको डस्ट कहते हैं। माइक्रो डस्ट अगर 15 से 50 माइक्रोमीटर तक का साइज़ हो, और इससे भी कम अगर यही 15 माइक्रोमीटर से छोटे साइज़ की डस्ट हो, डस्ट पार्टिकल हो, तो वो ब्रीदेबल डस्ट है। तो जो पुराने ब्लो रूम होते थे वो इतने ज़्यादा सेफ नहीं होते थे, उसमें आपने सुना होगा कि वो अस्थमा वाले मरीज़ों के लिए वो सही नहीं होते थे, जिनको सांस की प्रॉब्लम होती थी, वो जो कि ब्लो रूम के अंदर डस्ट वगैरह ज़्यादा होती थी या फ्लाई वगैरह ज़्यादा उड़ती थी, तो जो सांस की तकलीफ़ वाले वर्कर होते थे वो वहाँ पे काम नहीं कर सकते थे। तो आजकल जो मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चूँकि ज़्यादातर फॉरेनर्स हैं, और उन फॉरेन की जो गवर्नमेंट्स हैं उनके रूल्स या लॉज जो हैं वो वर्कर फ्रेंडली इन्वायरमेंट को फोकस करते हैं, तो इस वजह से भी जो मशीनों का डिज़ाइन है वो ज़्यादा एर्गोनॉमिक और सेफ़ होता जा रहा है। तो मशीनें क्लोज्ड भी होती हैं, डस्ट रिमूवल और सेपरेशन के बड़े अच्छे मैकेनिज़्म होता है। तो इससे हट के एक और इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि रिंग स्पिनिंग की बजाय अगर आपने रोटर स्पिनिंग से यार्न बनाना हो, क्योंकि आजकल जो ज़्यादातर रोटर स्पिनिंग से यार्न बन रहा है फोर्स काउंट का, वो चीपर पड़ता है। तो रोटर स्पिनिंग के लिए डस्ट रिमूवल और भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो रोटर है वो डस्ट सेंसिटिव कंपोनेंट है, उसके ग्रूव में जब डस्ट जम जाती है तो उसको साफ़ करना पड़ता है। तो इससे स्टॉपेजेस आते हैं, एफिशिएंसी में फ़र्क आता है, तो डस्ट रिमूवल इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेकिन डस्ट को रिमूव करना मुश्किल भी है, क्योंकि डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत लाइट होते हैं और वो फाइबर के फ्लो के साथ ही फ्लोट कर जाते हैं, और दूसरा वो फाइबर की सरफेस के साथ बड़ा स्ट्रांगली अडेयर भी कर रहे होते हैं, तो इसलिए उनकी रिमूवल जो है वो मुश्किल होती है। तो लेकिन डस्ट अगर रिमूव करना हो तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जिसको एक्सप्लॉयट करके मुख्तलिफ मशीनों में मुख्तलिफ इक्विपमेंट में या डस्ट को रिमूव जब सेपरेट किया जाता है, तो इसमें बेसिकली फ्रिक्शन काम कर रही होती है, वो चाहे फाइबर टू फाइबर फ्रिक्शन हो या फाइबर टू मेटल फ्रिक्शन हो। तो ड्राफ्टिंग सिस्टम में फाइबर टू फाइबर फ्रिक्शन भी होती है, फाइबर टू मेटल फ्रिक्शन भी होती है। इसी तरीके से जो फाइबर टू मेटल फ्रिक्शन है कि मशीन के साथ, मशीन के किसी कंपोनेंट के साथ जब फाइबर कांटेक्ट में आएगा तो फाइबर टू मेटल फ्रिक्शन होगी, और फाइबर आपस में जब कांटेक्ट में होंगे तो फाइबर टू फाइबर फ्रिक्शन भी होगी, और ये दोनों फ्रिक्शंस मोस्टली साइमल्टेनियसली भी हो रही होती हैं। तो इसकी वजह से भी फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन की वजह से जो डस्ट है वो फाइबर से रिमूव हो रही होती है। तो इसका जो मेन मैकेनिज़्म है या प्रिंसिपल है, या डस्ट ब्लोअर में कहाँ कहाँ पे रिमूव की जा सकती है, तो जहाँ जहाँ पे भी एयर को मटेरियल से सेपरेट किया जाएगा वहाँ पे एयर अपने साथ कुछ ना कुछ डस्ट ले जाती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एयर करंट के ज़रिए से ये मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है। आगे ये केज लगी हुई है, केज एक परफोरेटेड शीट होती है, इसकी सरफेस के ऊपर जो है फाइबर डिपॉजिट हो जाते हैं, एयर अंदर पास हो जाती है, एयर फिर यहाँ से सेपरेट कर ली जाती है, जो फाइबर हैं वो यहाँ से रिमूव करके अगली मशीन को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अब एयर जो यहाँ से सेपरेट होती है वो अपने साथ डस्ट ले जाती है, तो इस डस्ट लेडन एयर को इमीडिएटली पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे ही
अलहदा कर दिया जाता है ताकि ये डस्ट जो है दोबारा से फाइबर के साथ रिकम्बाइन ना हो जाए। तो बेसिकली ये जो मैकेनिज़्म है एयर और फाइबर सेपरेशन का, ये ब्लोरो में कई पॉइंट्स पे हो रहा होता है। तो जहाँ जहाँ पे ये होता है वहाँ वहाँ पे डीडस्टिंग भी हो रही होती है। इससे हट के स्पेशली डस्ट रिमूवल के भी कुछ मैकेनिज़्म होता है। मिसाल के तौर पे जैसा कि ये रीटर ने अपनी मेन डक्टिंग लाइन के अंदर ये एक मैकेनिज़्म दिया है, जिसमें कि ये जैसे ये एक डक्ट है, मेन डक्ट, जिसमें एयर जो है वो मटेरियल को कैरी करके ले जा रही है। तो इसका डिज़ाइन थोड़ा चेंज कर दिया कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक जो है वो डक्ट कन्वर्ज हो रही है, इसका क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है। और कम होने के साथ साथ इस एरिया में, इस रीजन में जो डक्ट है, जो मेन डक्ट है जिसमें मटेरियल कैरी हो रहा है, उसके ऊपर परफोरेशन हैं हवा के निकलने के लिए। तो हवा निकल सकती है यहाँ से, मटेरियल नहीं। तो यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन के कम होने की वजह से जब मटेरियल यहाँ पे आता है तो एयर की वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है और एक मटेरियल तेज़ी से पास करता है। तो एक वॉशिंग का इफ़ेक्ट आता है, एक मटेरियल बीट अप होता है, यहाँ पे भी आप कह लें। इसकी वजह से जो डस्ट है वो फाइबर की सरफेस से अलहदा होती है। तो अलहदा होने की वजह से यहाँ पे जो एयर है वो इन परफोरेशन से सेपरेट भी हो जाती है। तो यहाँ पे पॉइंट 3 पे एक सेपरेट फैन होता है, स्पेशल फैन होता है दैट सेपरेट्स एयर एट पॉइंट 3, सेपरेट करके एयर को ले जाता है। तो इस तरीके से मेन डक्ट के अंदर ही आप डी डस्टिंग भी कर सकते हैं। तो इससे हट के ये तो रीटर का एक मैकेनिज़्म था, मेन डक्ट के अंदर ही उसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करके परफोरेशन दे के और एयर को फाइबर से सेपरेट करके डस्ट को रिमूव करने का। ये थोड़ा सा रिगोरस फ्लो दिया फाइबर को, और इस रिगोरस फ्लो की वजह से जो कि डक्ट का साइज़ कम होने की वजह से इस डायरेक्शन में क्रिएट हुआ, उस वजह से डस्ट लिबरेट हुई और उस डस्ट को आपने सेपरेट कर लिया। फिर अलहदा से मशीन भी ब्लोर में इंस्टॉल हो सकती है, जैसा कि टुचलर ने ये डी डस्टिंग के लिए डस्टेक्स मशीन दी है। ये मशीन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक मेन खुला चैम्बर ही है। एक उस चैम्बर के अंदर एक तरफ से मटेरियल न्यूमेटिकली एयर के ज़रिए से मटेरियल आ रहा है, और ये मटेरियल जब यहाँ पे आता है तो ये एक मेन चैम्बर है, इसके अंदर ये एक परफोरेटेड शीट है। इस शीट के अगेंस्ट ये मटेरियल जब इम्पेक्ट करता है तो मटेरियल तो सरफेस के ऊपर रुक जाता है, लेकिन जो एयर है जो इसको कैरी करके ला रही होती है वो परफोरेटेड शीट में से गुजर जाती है और साथ अपने साथ मटेरियल अपना डर्ट को भी ले जाती है, और डर्ट फिर या डस्ट यहाँ से रिमूव कर ली जाती है। और ये जो मटेरियल है ये यहाँ से जब नीचे आता है तो सिंपली न्यूमेटिकली या एयर के ज़रिए से ही अगली मशीन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो लार्ज परफोरेटेड शीट नंबर 3 यहाँ पे है। डस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम फाइबर्स थ्रू परफोरेशंस एंड रिमूव्ड। क्लीन फाइबर्स आर टेकन थ्रू विदड्रॉल, ये लफ्ज़ सेम होना चाहिए, डक्ट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कार्ड। तो ये यहाँ से कार्ड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये तो था डस्ट रिमूवल का मैकेनिज़्म। इसके बाद जो अगला मेटल वगैरह के पीसेस को ब्लो रूम में डिटेक्ट करके रिमूव करने का मैकेनिज़्म है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।